नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत शुक्ला इतिहास के नए लेक्चर में आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आप इतिहास की क्लास हम लोगों ने 1765 बक्सर का युद्ध देख लिया था, पर अब हम थोड़ा सा रिवर्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक यूरोपीय जो कंपनियाँ थी उनके विषय में काफ़ी कुछ हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा मिडवल हिस्ट्री की तरफ देखेंगे क्योंकि वो जो सल्तनत काल है, मुगल काल है, इन सब चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। फिर जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, जैसे मैसूर का शासक है, मराठों का शासक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बंगाल के शासक हैं, अवध का नवाब है, ये सब पूरा जो मिडवल हिस्ट्री का एरिया है ये काफ़ी टिपिकल एरिया है। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग शुरुआत करें थोड़ा सा सल्तनत काल की स्थापना कैसे होती है। यानी कि सल्तनत काल की स्थापना कब होती है? 1206 में होती है, ये आपको पता है। ठीक है, जब 1206 में सल्तनत काल की स्थापना होती है तो कैसे होती है, कौन सल्तनत काल की स्थापना करता है? ठीक है, यानी कि 1191 और 1192, 1194, ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध। ठीक, ये किसके किसके बीच में होता है, कैसे किया जाता है, कैसे पृथ्वीराज चौहान हार जाता है तृतीय, फिर जयचंद के साथ में चंदावर का युद्ध होता है। तीनों का युद्ध किसके साथ में होता है? मोहम्मद गोरी के साथ में होता है। तो ये मोहम्मद गोरी जो है ये आता कहां से है, क्या कारण है कि वो मोहम्मद गोरी आता है, आक्रमण करता है या भारत की तरफ वो चला आता है? थोड़ा सा इसके विषय में अगर जान लिया जाए, खास करके बहुत पहले नहीं चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा चलेंगे महमूद गजनवी के समय तक, महमूद गजनवी के तक चलेंगे। जरूरी इस बात की है कि हमको थोड़ा सा यह समझना जरूरी है कि आखिर महमूद गजनवी आता है, इसके बाद फिर मोहम्मद गोरी आता है, और ये लोग जो काम अरबों ने जब पहली बार सिंध पर आक्रमण किया था, जो है आपको पता ही होगा। आज हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब इस्लाम की स्थापना होगी, तो उसके साथ में अरबों का भारत पे आक्रमण या अरबों का सिंध पे आक्रमण के रूप में हम देखेंगे। फिर वहां से एक बार हम लोग जब पढ़ाई करेंगे, देखेंगे लेक्चर में, तो वहां से लेके एक बार 1206 तक फिर हम जल्दी से देखेंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि सल्तनत काल की स्थापना के थोड़ा सा पहले, 100-150 साल पहले भारत में कितनी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और क्यों बदल रहा है। भारत में, उत्तरी भारत में राजनीतिक शक्ति खास करके कमजोर हो चुकी है, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो इन सब का प्रतिरोध कर सके, खास करके महमूद गजनवी का, मोहम्मद गोरी का। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब के विषय में अगर जान लेंगे तो हम लोगों के लिए ठीक रहेगा। बाकी इसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे मैंने अभी 3 तो लिखा ही, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, किसके साथ में लड़ा जाता है, कौन लड़ता है, ये सब हर बार आता है। बहुत हिट क्वेश्चन है, चाहे यूपीपी हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे एसएससी का हो। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ऐसा पढ़ाऊं कि सबका सब मिल जाए। सबका सब मिलने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर मैं मोहम्मद गोरी के विषय में बताऊं तो मोहम्मद गोरी से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो मैक्सिमम हर जगह फंस जाएं। गजनवी को पढ़ाऊं तो गजनवी से संबंधित प्रश्न हैं वो फंस जाएं। ठीक है, तो ये इस बात को मेरे कहने का मतलब है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के पहले सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के पहले अलप्तगीन, ये रहता है यामिनी वंश। यामिनी वंश, महमूद गजनवी किस वंश का रहता है? यामिनी वंश का रहता है। ठीक है, और यामिनी वंश की स्थापना कौन करता है? अलप्तगीन करता है। ठीक है, अलप्तगीन के बाद कौन शासक होता है? सुबुक्तगीन होता है। ठीक, और सुबुक्तगीन के बाद कौन शासक होता है? महमूद गजनवी होता है। ठीक, महमूद गजनवी होता है। ये मैंने लिख दिया क्योंकि ये प्रश्न आता है बार बार कि महमूद गजनवी किस वंश का शासक था। ठीक है, तो इन लोगों का यामिनी वंश रहता है। अब थोड़ा सा आप देखिए कि इन लोगों की लड़ाई किससे होती है और क्यों होती है। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। तो ये यामिनी वंश हो गया, अलप्तगीन इसका संस्थापक रहता है। हालांकि अलप्तगीन जो है एक तुर्क गुलाम रहता है,
ठीक है, तुर्क गुलाम रहता है और गुलाम से ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। स्वतंत्र राज्य की स्थापना कहां ये करता है? ये अफगानिस्तान के गजनी में करता है। गजनी आपने मूवी देखी होगी, वो गजनी नहीं, ठीक है, गजनी एक स्थान है अफगानिस्तान में जिसको गजना भी बोला जाता है कहीं कहीं। ठीक है, गजना, गजना भी बोला जाता है। तो अलप्तगीन तुर्क गुलाम रहता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है और जो इसको शासित करने वाले लोग रहते हैं अलप्तगीन को, उनसे वो कह सकते हैं कि वो खाल उतार फेंकता है, यानी कि चादर गुलामी का, और ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। गजनी में अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है, मान लीजिए अगर ये पूरा एरिया अफगानिस्तान का है तो यहीं पे जो है स्थापना करता है। ठीक है, गजनी। अब तो ये हो गया मान लीजिए कि छोटी छोटी बातें। ठीक है, जब ये स्थापना करता है तो उस समय अफगानिस्तान के, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 9वीं 10वीं शताब्दी में, 9वीं 10वीं क्या 7वीं 8वीं शताब्दी के समय से ही भारत का, अफगानिस्तान का काबुल तक का क्षेत्र पूरा भारत शासित राज्यों के अधीन था। यानी कि भारतीय जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, वो वहां पे शासन करते थे, खास करके काबुल का एरिया जो है। ठीक है ना, काबुल का एरिया में 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद से ही, जब मैं अरबों का आक्रमण पढ़ाऊंगा, सिंध पे जब पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में ये पूरा आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूं कि अभी 950 के इर्द गिर्द 932 से 932 के बाद से लगभग 1086 तक का एरिया जो है ये यामिनी वंश के हाथ में रहता है, या इसको 950 भी आप मान सकते हैं। ठीक है, 950 ईस्वी से 1086 तक यामिनी वंश का शासन कहां पे रहेगा? अभी अभी मैं तुरंत आपको बता रहा हूं। ये यामिनी वंश कौन? महमूद गजनवी के जो वंशज हैं, उन लोगों के वंशों का शासन कहां पे रहेगा? बस एक मिनट। ये जो काबुल है, ठीक है ना, मान लीजिए ये काबुल है। ठीक है, ये जो काबुल वाला अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का ये जो काबुल वाला एरिया है, और इससे सटी जो भारत की, पाकिस्तान के जो पूरा ये पंजाब वाला एरिया है, ठीक है ना, इधर का एरिया नहीं, ये जो इधर काबुल से आते हुए पंजाब, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है अफगानिस्तान का, काबुल, पंजाब, ये पूरा कौन किसके हाथ में है? एक शासक था हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश ये बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ, मतलब कि हिंदू शाही वंश के यहाँ पे शासक थे। ठीक है ना, ये इस पूरे क्षेत्र में काबुल से लेके भारत का जो आज का पूरा पाकिस्तान का पंजाब है, ये सब पूरा पंजाब जो है ये सब किसके अधीन था? हिंदू शाही वंश। और हिंदू शाही वंश में भी खास करके जो हमारा जो मेन मुद्दा है वो है कि हिंदू शाही वंश का शासक था एक जयपाल। ठीक है ना, जयपाल। ठीक है, क्योंकि हिंदू, इसी जयपाल के समय में पहली बार सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया। सुबुक्तगीन कौन है? जिसका पिता अलप्तगीन का सुबुक्तगीन, इसने जयपाल पे आक्रमण किया। ये 1191-92 की बात है, 94-95 की इर्द गिर्द की बात है, जिसमें ये जयपाल को हरा देता है। ठीक है, जयपाल हार जाता है और जयपाल को संधि करनी पड़ती है, और हर वर्ष 5 से 7 लाख दिरहम जो उसमें मुद्रा चल रही होती है, खास करके इन लोगों की मुद्रा चल रही होती है, उसको देना होता है। ठीक है, जब जयपाल हार जाता है तो अपने थोड़े से क्षेत्र को भी इसको देना पड़ता है। किसको? गजनी, यानी कि गजनवी वंश को। गजनी से गजनवी वंश बन गया, क्योंकि उनकी राजधानी जो यामनी वंश है, अलप्तगीन ने राजधानी बनाई थी गजनी। ठीक है, गजनी यानी गजना। ठीक, तो सुबुक्तगीन के बाद फिर लड़ाई होती है, जयपाल हार जाता है, फिर शासक बनता है मेन जो होता है यामिनी वंश का, 998 से 1030 तक कौन शासक बनता है? महमूद गजनवी। अब ये आपके इतिहास के पॉइंट ऑफ परीक्षा के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी के बारे में मैं 2-3 बातें और बता दूं आपको। जैसे ये जब ये शासक बनता है तो ये ऐसा कहा जाता है कि 998 में ये शपथ लेता है, यानी कि
एक प्रकार से प्रतिज्ञा लेता है कि वो धर्म युद्ध करेगा, यानी कि जिहाद, ठीक है। अब प्लस बुत परस्ती, परस्ती यानी मूर्ति तोड़ने वाला, जिसको मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्ति तोड़ने वाला, ठीक है। जिहाद क्या होता है? धर्म युद्ध होता है, ठीक है, ठीक। अब आप समझते जाइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे अभी, बाद में बहुत सारे आपके प्रश्न निकलेंगे, ठीक है। जब ये शपथ लेता है धर्म युद्ध की और बुत परिस्थिति की, तो इसी संदर्भ में ये सबसे पहले 1001 में कहां पे आक्रमण करता है? यही काबुल पंजाब वाले एरिया में आक्रमण करता है, क्योंकि भारत में आने का रास्ता क्या है? भारत में आने का रास्ता दो ही रास्ता है, या तो ये जो काबुल से लेके पंजाब वाला स्थलीय मार्ग है, जहां पे हिंदू शाही वंश के शासक हैं, ठीक है, या तो दूसरा सिंध के रास्ते से फिर गुजरात के रास्ते भारत में आया जाए, ठीक है। लेकिन महमूद गजनवी जो है इस रास्ते को चुनता है, ये जो अफगानिस्तान का काबुल और पाकिस्तान का पंजाब वाला पूरा एरिया सटा हुआ है, उसको चुनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे उसमें गुजरात के चालुक्यों का शासन था, हो सकता है कि वो मजबूत रहे हो, इतिहास में ऐसी बातें कही जाती हैं, है ना। और दूसरी बात यह भी है कि राजस्थान में चौहानों का शासन था, चौहान का मतलब कि राजपूतों का शासन था, इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने उस रास्ते को न चुना। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि सुबुक्तगीन ने, यानी कि महमूद गजनवी के पिता ने जयपाल को हराया था, तो महमूद गजनवी ने भी भारत पर पहला आक्रमण कब किया? यानी कि ये हिंदू शाही वंश पे, काबुल और पंजाब के एरिया में 1001 में हिंदू शाही वंश, फिर मैं कह रहा हूं ये हिंदू शाही वंश का जो शासक था कौन है? जयपाल है। इसके खिलाफ सुबुक्तगीन ने भी लड़ाई लड़ी, जयपाल सुबुक्तगीन से भी हारा, और इसके बाद फिर इसको महमूद गजनवी ने भी हराया। पहला जो महमूद गजनवी का आक्रमण होता है वो 1001 में होता है इसी हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध, ठीक है। ये हार जाता है। जयपाल जब हार जाता है, हालांकि जयपाल काफी वृद्ध हो गया है, और जयपाल जब हार जाता है तो ऐसे कहा जाता है, बहुत सारे प्रामाणिक स्रोत है, कि वो लज्जावश और अपने सम्मान को खो देने के कारण जो है वो आत्मदाह कर लेता है, यानी कि जलती हुई अग्नि में खुद को समर्पित कर देता है, भस्म कर देता है। इसके बाद फिर उसका लड़का बनता है कौन? आनंदपाल। जयपाल के बाद कौन शासक बनता है? आनंदपाल, ठीक है, इसका बेटा रहता है, ठीक। आनंदपाल शासन बनता है, फिर 1008-9 के करीब में महमूद गजनवी फिर इसके खिलाफ आक्रमण करता है, और फिर आनंदपाल हार जाता है, ठीक है। इसके बाद आनंदपाल भाग के लाहौर में शरण ले लेता है, और लाहौर से ही थोड़ा बहुत वो अपना प्रतिरोध जारी रखता है। हालांकि हिंदू शाही वंश इन सब का जो है, इसके बाद फिर इसका लड़का बनता है त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल बनता है 1020-21 के इर्द गिर्द में, त्रिलोचन पाल शासक बनता है, ठीक है। वो भी अपना छिटपुट जो है महमूद गजनवी के खिलाफ संघर्ष जारी रखता है, ठीक है। ये त्रिलोचन पाल है, जयपाल है, आनंद पाल है, त्रिलोचन पाल है, ठीक। अब कुल मिला के महमूद गजनवी के आक्रमण, ठीक। महमूद गजनवी आक्रमण भारत में क्यों कर रहा है? उसके दो कारण हैं। पहली बात तो महमूद गजनवी का आक्रमण इस वजह से हो रहा है कि भारत बहुत धनाढ्य देश है, ठीक है। भारत में सोने चांदी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा उसको कई सारे प्रामाणिक स्रोतों से, खबरियों से, जो उसके जासूस होते हैं वो बताते हैं, ठीक है। दूसरी बात, महमूद गजनवी जो है, जो महमूद गजनवी है, ये जो ईरान रहता है, ईरान का अफरासियाब वंश एक है, बहुत प्रसिद्ध, और कह सकते हैं कि हर शासक का एक अपना, जो मुस्लिम शासक होते हैं, तुर्क खास करके जो तुर्क मुस्लिम होते हैं, वो अपने को किससे जोड़ते हैं? अफरासियाब वंश से जोड़ते हैं, जो ईरान का बहुत पुराने समय पे बहुत ही प्रसिद्ध वंश था।
यानी कि कह सकते हैं कि हर तुर्क मुस्लिम का ये स्वप्न है कि वो अपने को अफरासियाब वंश से जोड़ डाले। ठीक है, इसी क्रम में महमूद गजनवी भी जो है खुद को अफरासियाब वंश से जोड़ता है जो ईरान का है। ये वंश अफरासियाब ईरान का है। ठीक है, तो इस मामले में महमूद गजनी जो इसके वंशज हैं, जो सुबुक्तगीन है, अलत्तगीन है, उन लोगों ने ईरान की ओर आक्रमण करके, जैसे इसकी सीमाएं जुड़ती हैं अफगानिस्तान से, ये ईरान का पूर्वी हिस्सा है, ये मान लीजिए अफगानिस्तान है, यहाँ पे अफरासियाब वंश है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, आपको बहुत ही जरूरी है कि इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, तो आपको एक थोड़ी थोड़ी पिक्चर समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज मान लीजिए कि ये ईरान है। ठीक है, मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूं, ईरान है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ जो है यहीं पे जो है इराक है और अफगानिस्तान है ये। ठीक है, और यहीं पे एक एरिया है खुरासान का, ईरान का एरिया है खुरासान का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है खुरासान का जो एरिया है। इसी खुरासान एरिया के लिए इधर के जितने भी तुर्क कबीले होते हैं, ठीक है ना, जो तुर्क कबीले होते हैं इसको प्राप्त करना चाहते हैं। जो ईरान के शासक होते हैं, वहां ईरान में शाह बोला जाता है, शासक को शाह बोला जाता है। ठीक है, तो वहां के जो शाह होते हैं वो इसको जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि खुरासान का जो एरिया होता है, पता नहीं उसमें क्या होता है ऐसा कि उसको सभी लोग जीतना चाहते हैं, खास करके ये जो पूर्वी एशिया और मध्य एशिया वाला जो एरिया है खास करके। ठीक है, तो अब बात आती है कि महमूद गजनवी जो है ईरान की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वो खुद ही अपने को अफरासियाब वंश से जोड़ रहा है और उसको ये लगता है कि वो ईरान की जो फारसी भाषा है और संस्कृति है, ठीक है ना, फारसी भाषा और फारसी संस्कृति है जो है उसका वो प्रचार प्रसार कर रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब सिंध पर अरबों का आक्रमण हो चुका है, सिंध पर कौन शासन कर रहा है? सिंध पर अरब शासन कर रहे हैं। ठीक है, इस सिंध पर किसका शासन है? अरबों का शासन है। वो अरब से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, अरबी सभ्यता से, अरबी भाषा से और संस्कृति से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। क्योंकि महमूद गजनवी खुद को ईरान के अफरासियाब वंश से जोड़ता है, तो जो वहां की संस्कृति है, जो वहां की भाषाएं हैं, उनको जो है वो प्रचार प्रसार करता है और वो दिखाने की कोशिश करता है कि ये सबसे ज्यादा दुनिया में श्रेष्ठ है। और वो सिंध पर भी जब आक्रमण करता है या उन सब एरिया को जीतने की कोशिश करता है या जीत भी लेता है, उसके बाद जो है फिर वो आगे बढ़ता है। तो इसी क्रम में उसका जाहिर सी बात है कि उसका कहां पे आना, जो जयपाल है उनसे लड़ाई करना, चूंकि काबुल वाले एरिया में इधर जाहिर सी बात है होगा ही होगा। फिर उसको पंजाब आना है, क्योंकि भारत के अंदर आना है, भारत के गंगा घाटी के मैदानों में आना है। गंगा घाटी के मैदानों मतलब कि जैसे कन्नौज वाला एरिया है, मथुरा है, ठीक है, बनारस वाला एरिया है, बिहार है, ये सब जितना एरिया है उसको जीतना है। ठीक है, तो वो जीतता भी है, आता भी है, तोड़ता भी है बाद में। लेकिन अब जो मुद्दे की बात है कि कुल मिला के महमूद गजनवी, ऐसा कहा जाता है कि भारत पे कुल 17 बार आक्रमण करता है। ठीक है, उसके कुल 17 बार आक्रमण होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? 1008 में नागरकोट का आक्रमण होता है जो इसका, ठीक है। फिर 1018 के इर्द गिर्द में कहां पे? कन्नौज में होता है। ठीक है, इसी के साथ वो मथुरा में भी आक्रमण करता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगले ही साल 1019-20 में वो कालिंजर यानी बुंदेलखंड के कालिंजर के दुर्ग में करता है और फिर आगे के क्षेत्रों में भी करता है। ये उसके प्रमुख आक्रमण है। और जो सबसे प्रमुख आक्रमण उसका होता है वो होता है 1025 में। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा 1025 में होता है किसके विरुद्ध, मतलब कहां आक्रमण करता है? सोमनाथ के मंदिर में आक्रमण करता है, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है। और यहाँ पे जब वो लूटपाट करता है तो बहुत सारी धन दौलत लूट लेता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सोना चांदी रहता है इस मंदिर में। पहले भी भारत के मंदिर बहुत धनाढ्य हुआ करते थे।
ठीक है। तो इनकी अपनी एक प्रकार से मंदिरों की सत्ता चलती थी, कह सकते हैं, झूठ बात तो है नहीं। बहुत पैसा होता था, बहुत क्षेत्र होते थे। तो जब ये इस पे आक्रमण करता है तो ऐसा कहा जाता है या इतिहास में भी लिखा मिलता है कि वो सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग को तोड़ के उसको गजनी ले जाने की बात करता है और गजनी ले भी जाता है। यानी कि जो सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग रहता है भगवान शिव की, उसको उसके सैनिक तोड़ते हैं और कुछ भाग उसका गजनी यानी उसकी राजधानी लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस मामले में ये है। लेकिन एक बात और भी होती है, जब ये सोमनाथ के मंदिर से लूट के जाता रहता है तो सिंध में जो जाट रहते हैं, सिंध पहले हालांकि वो जीत चुका होता है पर सिंध में जाट होते हैं, ठीक है ना, ये जाट इसको बहुत परेशान करते हैं। यानी कि सोमनाथ के मंदिर को जब वो लूट के लौटता रहता है तो सिंध के जो जाट होते हैं नाक में दम कर देते हैं, किसी तरीके से वो उस समय की परिस्थितियों से निकल पाता है, जाटों को हराता है। इसके बाद फिर उसका भारत पे जो अंतिम आक्रमण होता है वो 1027 में ही जाटों के खिलाफ होता है और वो इन जाटों से इतना गुस्से में रहता है कि जब 1027 में जाटों पे आक्रमण करता है तो तहस नहस कर देता है, लाशें बिछा देता है, सड़कों पे लाशें टंगवा देता है, हाथियों से कुचलवा देता है, मतलब विध्वंसक रूप से ये जाटों का नाश करता है। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटा महमूद गजनवी कि भारत पे उसने क्या किया। ठीक है, बाद में फिर 1030 में वो खत्म हो जाता है। इसके बाद उसका शासन जहां जहां पे वो जीता रहता है वहां वहां पे चलता रहता है, जैसे पंजाब का एरिया, काबुल का एरिया, ठीक है, सिंध का कुछ एरिया, ये सब किसने जीता है? महमूद गजनवी ने जीता है। और इसके जो वंशज होते हैं बाद में वो ढीले ढाले हो जाते हैं और भारतीय शक्ति भी थोड़ा सा इस समय ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि दिल्ली पे किसका शासन होने लगता है 1151 के बाद? चौहानों का। और ये बाद में हिंदू शाही वंश के जो छोटे छोटे शासक होते हैं उसी में वो लोग भी प्रतिरोध करते हैं। कश्मीर में भी जो ब्राह्मण वंश रहता है वो लोग भी प्रतिरोध करते हैं। मुल्तान का जो मुस्लिम शासक रहता है, ठीक है, जिसने गजनवी का प्रतिरोध किया था और गजनवी ने मुल्तान पे भी आक्रमण किया था, ठीक है ना, तो ये सब जो भी लोग रहते हैं ये लोग बाद में प्रतिरोध करते हैं और ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो गजनवी का शासन रहता है ये बिल्कुल से कमजोर होता जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पंजाब और मुल्तान में तो इन लोगों का अधिकार होता ही है, काबुल के भी क्षेत्रों में अधिकार होता है। इसी समय धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1173 में क्या होता है कि एक अफगानिस्तान में गौर वंश आता है, गौर वंश आता है, ठीक है, गौर नामक स्थान रहता है, वहीं से इसकी उत्पत्ति हो जाती। पहले ये तुर्क कबीले रहते हैं, ठीक है, कबीले रहते हैं, बाद में ये गौर स्थान रहता है, उसी के आधार पे खुद को गौर वंश कहते हैं। और 1173 में यही गौर में ही जो है मोहम्मद गोरी, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है? मुइजुद्दीन बिन शाम, मुइजुद्दीन बिन शाम इसका पूरा नाम रहता है, शॉर्ट में इसको मोहम्मद गोरी कहा जाता है। इसने स्थापना की किस वंश की? गौर वंश की, यानी कि गोरी वंश के प्रकार से, ठीक है ना। और इसका जो वंश रहता है कह सकते हैं कि जो एक तुर्क कबीला होता है ससामी, ठीक है ना, ससामी रहता है, लेकिन ससामी वंश भी कह सकते हैं कि टूट जाता है। ससामी वंश रहता है, उसको मैं अरब जब अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको अरब की स्थापना, उसके बाद जो है कह सकते हैं कि तुर्कों की उत्पत्ति तक जब मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में तो पूरा खोल के बताऊंगा। अभी आप ये समझिए कि मोहम्मद गोरी 1173 में स्थापना करता है, ठीक है, गौर में, अफगानिस्तान का ये एक उत्तर पश्चिमी एरिया है, ये स्थान है गौर, यहीं पे स्थापना करता है अपने वंश की। और 1175 में पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी का कहां पे होता है? मुल्तान में होता है। मुल्तान के शासक को, मुस्लिम शासक रहता है, इसको ये हरा देता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करता है? इसके बाद फिर मोहम्मद गोरी 1178 में कहां पे आक्रमण करता है? गुजरात में करता है, गुजरात में। और गुजरात में चालुक्य शासक कौन रहता है? भीम द्वितीय, या कहीं कहीं इसको मूलराज द्वितीय भी बोला जाता है, ठीक है।
भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा दिया। मोहम्मद गोरी बिल्कुल से दम उखड़ गया, पैर उखड़ गए, किसी तरीके से जान बचा के भागा और आबू पर्वत की पहाड़ियों पे जो है भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। ये तो हुआ मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा। 1175 में मुल्तान में वो मुल्तान को जीत लेता है मोहम्मद गोरी। 1178 में गुजरात में आक्रमण करता है, मगर वहां का शासक भीम द्वितीय रहता है, वो हरा देता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जब गोरी गुजरात में हार जाता है तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि हम भारत पे आक्रमण राजस्थान और गुजरात के रास्ते नहीं कर सकते हैं। यह बात उसको समझ में आ जाती है कि राजस्थान और गुजरात में इस समय ताकतवर सत्ता है, यानी कि राजस्थान गुजरात में राजपूत हैं। ठीक है, ये जो राजपूत हैं ये शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। इस वजह से ये वही रास्ता चुनता है जिस रास्ते को गजनवी ने चुना था, और ये वही, ठीक है ना, काबुल पंजाब के रास्ते दिल्ली आने की फिराक करता है। ठीक है, इसके बाद ये सबसे पहला काम क्या करता है मोहम्मद गोरी कि पंजाब में और मुल्तान में, ठीक है, मुल्तान को ये जीतता है। पंजाब में किसका शासन रहता है? पंजाब में अभी भी गजनी वंश का शासन है, यानी कि गजनवियों का शासन है, यानी कि वही महमूद गजनवी के वंशज ही शासन कर रहे हैं। तो वो क्या करता है कि पंजाब में इनको हरा देता है, और 1178 से 1186 के बीच में वो पंजाब से गजनवियों को समाप्त कर देता है। यानी 1178 में जब वो गुजरात का युद्ध हारता है और 1186 के बीच में पंजाब से गजनवियों को हटा देता है। ठीक है, गजनवी को समाप्त कर देता है और पंजाब जीत लेता है और मुल्तान को भी जीत लेता है। ठीक है, जब ये पूरा रास्ता इसके लिए खाली हो जाता है तब ये भारत पे आता है। कहां पे आता है? दिल्ली की ओर बढ़ता है। और इसकी पहली मुलाकात 1191 में किससे होती है? पृथ्वीराज तृतीय से, जिसको राय पिथौरा भी बोला जाता है, पृथ्वीराज तृतीय से होती है। ठीक है, ये वही पृथ्वीराज तृतीय हैं जिन्होंने भारत के अंदर ही गढ़वालों से और बुंदेलखंड में चंदेलों से, मालवा के परमारों से लड़ाई लड़ी थी और लगभग सभी को पृथ्वीराज तृतीय ने हरा दिया होगा, हरा दिया। ठीक है, आपने पृथ्वीराज और संयोगिता के बारे में तो देखी होगी, पिक्चर देखी होगी, नाम भी सुना होगा कि जयचंद की लड़की रहती है संयोगिता, उसका ये अपहरण कर लेते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय। इसी वजह से गढ़वालों से इनकी दुश्मनी होती। हालांकि उसके पहले भी इनकी दुश्मनी जबरदस्त चलती रहती है और इनके पिता भी जो है गढ़वालों को हराए रहते हैं। और गढ़वालों का शासन कहां पे रहता है? राजधानी कन्नौज में। ठीक है ना, ठीक। तो पृथ्वीराज की दुश्मनी जो है कन्नौज के शासकों से है, जहां पे गढ़वाल वाले लोग हैं। ठीक है, फिर पृथ्वीराज तृतीय से जब इनकी मुलाकात होती है तराइन के प्रथम युद्ध में, हम तराइन के प्रथम युद्ध में आ गए। ठीक है, यहां पे पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया? हरा दिया। मोहम्मद गोरी हार गया और किसी तरीके से जान बचा के वापिस हो पाया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगर पृथ्वीराज तृतीय जो है इसकी भागती हुई सेना को जो है अगर दौड़ा दौड़ा के मारे होते तो उसी समय इनकी कहानी समाप्त हो गई होती। मगर अब चूंकि चौहानों के अपने अलग सिद्धांत होते हैं, राजपूतों के अलग सिद्धांत होते हैं, वो उसी सिद्धांत पे युद्ध लड़ते हैं। जैसे राजपूतों के लिए कहा जाता है कि वो युद्ध में पीछे नहीं भाग सकते, कदम एक बार आगे बढ़ गए तो वो पीछे नहीं बढ़ा सकते, भले उनकी गर्दन उतर जाए। राजपूतों के लिए ये बात फेमस है। ठीक है, फिर 1192 का समय आता है। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान जब हारते हैं तो वो भाग के एक छोटी सी जगह पे शरण ले लेते हैं, वहीं से अपना थोड़ा बहुत क्षेत्र में शासन करते हैं। ठीक है, जैसा कि पुस्तकों में मिलता है। इसके बाद फिर एक दिल्ली षड्यंत्र होता है। दिल्ली षड्यंत्र में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। तो ये हो गया मोहम्मद गोरी के आगमन की बात, तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध की बात।
गजनवी महमूद गजनवी की बात हो गई, क्योंकि थोड़ा सा रेफरेंस देना जरूरी है कि कैसे आखिर दिल्ली में सल्तनत काल की स्थापना होती है, किन कारणों से होती है। ठीक, अब यहां पे प्रश्न उठता है कि जब मोहम्मद गोरी आता है दिल्ली की तरफ तो उसका पृथ्वीराज तृतीय से यानी कि इन्हीं चौहानों से क्यों युद्ध होता है, यह प्रश्न उठ सकता है बहुत सारे लोग। तो दिल्ली पे आपको मैं बता दूं कि 1151-52 का समय रहता है जब इन्हीं के पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज यानी कि पहले के शासक विग्रह राज जी रहते हैं, और विग्रह राज जो है दिल्ली पे उसमें तोमरों का शासन था, तोमरों का शासन था। तो 1151 में विग्रह राज दिल्ली पे आक्रमण करते हैं और तोमरों को हरा देते हैं और दिल्ली पे शासन कर लेते हैं, यानी कि अपने हाथ में ले लेते हैं। मगर विग्रह राज ने सीधे दिल्ली को अपने हाथ में ना लेके अपने अधीनस्थ ये जो तोमर हारे रहते हैं इन्हीं को नायब सूबेदार बना देते हैं और कहते हैं कि तुम ही दिल्ली को देखो ताको, हम जा रहे हैं अजमेर, क्योंकि इन लोगों की राजधानी अजमेर रहती है और अजमेर की स्थापना ये किए रहते हैं। ठीक है, तो अजमेर राजधानी रहती है। तो इस वजह से चौहान यानी कि इन्हीं की 2 पीढ़ी के बाद जो है शासक कौन बनते हैं, पृथ्वीराज चौहान बनते हैं। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान 1177-78 के आसपास शासक बनते हैं। उस समय इनकी उम्र 11 या 12 साल की रहती है और 1192-91-92 तक ये बिल्कुल से युवा रहते हैं और इन्होंने कई सारे युद्ध लड़े थे। अगर मैं आपको बताऊं कि इनका एक युद्ध हुआ था बुंदेलखंड में महोबा के विरुद्ध, ठीक है ना। बुंदेलखंड के शासक थे परमरिदेव, चंदेल शासक थे। बुंदेलखंड के शासक थे चंदेल शासक थे, बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था। तो शासक कौन थे, परमर्दी देव, ठीक है ना, परमर्दी देव शासक थे। और इन्हीं परमर्दी देव की तरफ से लड़ाई लड़ते हुए 2 लोगों को आपने नाम सुना होगा, आल्हा और उदल, जिनकी कहानी किससे आज भी आप लोग सुनते हैं, आला और उदल। ये आला और उदल इन्हीं चंदेल शासक परमर्दिदेव वर्मन रहते हैं, इन्हीं की तरफ से लड़ाई लड़ते हैं। किसकी तरफ, किसके विरुद्ध लड़ते हैं, पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध लड़ते हैं। हालांकि पृथ्वीराज तृतीय जो है इन लोगों को हरा देते हैं और जीत लेते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको एक बता रहा हूं, अगर आपको नोट भी करना हो तो भी कर सकते हैं। बाकी तो मैं जो राजपूत काल पढ़ाऊंगा, चौहानों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ाऊंगा, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं 600 से 1200 के बीच में, जब उनको पढ़ाऊंगा तो बाकायदा पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब बात आती है कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए। फिर बसते हैं 1194 में कौन, जयचंद्र जी बसते हैं और चंदावर का युद्ध होता है। कन्नौज के पास एरिया है चंदावर, ठीक है, वहीं युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें कौन लड़ता है, गोरी आता है 1194 में 50,000 की सेना लेके और वो जयसिंह से युद्ध लड़ता है। ठीक है, जयसिंह से जब युद्ध लड़ता है तो ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि जयचंद्र जयसिंह लिख दिया मैंने, सॉरी, जयचंद्र जो है लगभग युद्ध जीत ही चुका था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग युद्ध इसने जीत लिया था, लेकिन एक तीर जयचंद्र के आके लग जाती है और बाजी पलट जाती है। भाग्य बिल्कुल से मोहम्मद गोरी के साथ में खड़ा हो जाता है। जैसा कि आपने इतिहास मध्यकाल में ऐसा कई बार देखा होगा कि भारतीय राजा जो हिंदू राजा हैं युद्ध जीतते जीतते हार जाते हैं। अब पता नहीं भाग्य क्या होता, लेकिन इनका भाग्य उस समय गोरी का जग गया और जयचंद्र का रूठ गया और जयचंद्र की हार हो जाती है और जयचंद्र वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं लड़ाई लड़ते लड़ते। ठीक है, इसके बाद फिर 1194 में मोहम्मद गोरी का एक गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 से लेके 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ही गंगा घाटी के सारे क्षेत्रों की
विजय करता है, यानी कि सभी राजाओं को गंगा घाटी के हरा देता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ विशेष नहीं बचता है। तो ये हो गया एक प्रकार से मोटा मोटा सल्तनत काल की स्थापना तक का छोटा सा, बहुत छोटा सा संक्षिप्त इतिहास, जो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किन किन कारणों की वजह से सल्तनत काल की स्थापना होती है भारत में। यानी कि तुर्क मुस्लिम पहली बार 1206 में इस्लाम की स्थापना करते हैं, या सल्तनत काल की स्थापना होती है। ठीक है, और ये कहां से आते हैं, क्या इनका मोटो रहता है, क्या इनका उद्देश्य रहता है, वो मैंने अभी बताया। बाकी जब मैं फिर अगला लेक्चर लूंगा कल, तो उसमें मैं जब इस्लाम की स्थापना, अरबों का सिंध पे आक्रमण पढ़ाऊंगा, तो फिर से एक बार मैं आपको इन सब सारी चीजों को बताऊंगा। जितने पॉइंट मैंने बताए हैं आप उनको नोट्स कर सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं, जैसे कि गजनवी के बारे में, मोहम्मद गजनवी के बारे में, ठीक है ना, मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि कौन रहता? उतबी। उतबी उतबी दरबारी कवि कौन रहता है? उतबी। इसी के दरबार में और कौन कौन रहता है? फिरदौसी। फिरदौसी जिसने क्या लिखा है? शाहनामा लिखा है। ठीक है ना, शाहनामा लिखा है। ये किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। ठीक है, ठीक है। इसी के दरबार में कौन रहता है? अल-बरूनी रहता है। ठीक है, अल-बरूनी की बहुत फेमस पुस्तक एक रहती है, ध्यान नहीं आ रहा है, कल मैं बता दूंगा। तो ये गजनवी फिरदौसी रहता है, उतबी रहता है, अल-बरूनी रहता है, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है जो फारसी भाषा में है। ठीक है, और मोहम्मद गजनवी के विषय में आप जान लीजिए कि मोहम्मद गजनवी जो है अपने सिक्कों पे, ठीक है ना, अपने कुछ सिक्कों पे जो है देवी सरस्वती का अंकन करवाता है, यानी देवी सरस्वती का चित्र रहता है इसके सिक्कों पे। ठीक है, और एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? इसके कुछ सिक्कों पे संस्कृत में लिखा रहता है, संस्कृत में अव्यक्त मेकम, अव्यक्त मेकम गजनवी, अव्यक्त मेकम गजनवी संस्कृत में रहता है। तो संस्कृत में इसके सिक्के, जिसमें संस्कृत में ही अव्यक्त मेकम गजनवी लिखा रहता है, और देवी सरस्वती की एक प्रतिमा इसके सिक्कों पे भी पाई जाती है। तो ये महमूद गजनवी के विषय में हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा, इसको बार बार बताऊंगा। तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास रहा है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि सल्तनत काल की स्थापना के पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको मैं आपको बता सकूं, समझाने का प्रयत्न कर सकूं। अभी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हैं जो आपको बताने हैं, आज मैंने बताए हैं। ठीक है, तो साथियों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए। जो भी सुझाव हो उनको दीजिए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए। ठीक है, और इस आशा के साथ में कि आप इसको सपोर्ट करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।